Hello and welcome to EduRev. My name is Harshmeet Singh. I've been teaching Indian polity and history to civil services aspirants for more than 5 years now. In this video series, I am summarizing the Class 6 History NCERT book. This is the fifth video of this series. I hope आपने पहले के 4 videos देखे हैं and it has become much more clear to you about how our basic history has emerged, कैसे archaeologists have tried to take evidence from the earlier years, how was the early life in India, किस type की cities थी India में, etc. etc. In this part of the video, we will continue from where we left off, जहां हमने छोड़ा था अपना part 4, and then we will continue from there. To begin with, this part focuses on traders, king and pilgrims, means अलग-अलग type के लोग and how they lived their life and how they tell about the history of that particular area. Now, traders were specifically very important. Now, कैसे हमें पता चला कि हमारा trade या people in India traded with people from outside? In India, when the excavation was being done, archaeologists ने कई सारे ऐसे coins देखे इंडिया में which were coins of outside country, मतलब बाहर से कोई तो वो coins लेके यहाँ पे आया था. There were potteries that were found from outside the country in India. इंडिया की pottery कहीं और हम लोगों को मिली थी. There are many other records जिससे पता चलता है there was a lot of trade between India and the Roman Empire and many other places around the world. अब इंडिया में काफ़ी चीज़ें भी ऐसी थी which many countries wanted उस टाइम पे. ट्रेड तभी तो होगा ना when you have something and someone else wants it or someone else has something that you want very badly. That is when trade happens. इंडिया में साउथ इंडिया specifically was very famous for gold mines कर्नाटका and spices में भी specially पेपर का एक बहुत यूनिक सा नेम था which was called यवण प्रिय. यवण मीन्स ग्रीक, जो ग्रीस से आते थे. प्रिय मीन्स दे लाइक्ड इट. सो पेपर इज काइंड ऑफ अ स्पाइस जो बहुत कम जगह पे बनता था, बहुत कम जगह पे इट यूज्ड टू बी कल्टिवेटेड इन इंडिया, इन इंडोनेशिया, बट ज़्यादातर जगह पे पेपर या जिसको आप काली मिर्च बोलते हो दैट डिड नॉट यूज टू बी कल्टिवेटेड. और उसका टेस्ट यूरोपियंस को और बाहर के लोगों को इतना यूनिक और इतना अच्छा लगता था दैट दे यूज टू टेक इट फ्रॉम इंडिया और बाहर जाके बेचते थे. इतना ज़्यादा फेमस हो गया पेपर थ्रू आउट द वर्ल्ड दैट इट वॉज कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड. पेपर को ही यवण प्रिय, पेपर को ही ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था. कई सारे ट्रेडर्स इंडिया में आते थे फ्रॉम रोम इन देयर शिप्स. लैंड से भी कई बार आते थे, ज़्यादा टाइम लगा के कैरावान्स में अपने. कैसे पता है हमको? बिकॉज मेनी ऑफ द गोल्ड कॉइन्स वर फाउंड इन इंडिया. कई सारे गोल्ड कॉइन्स रोमन एम्पायर के हमें साउथ इंडिया में मिले थे. अब वो आते कैसे थे? सेलर्स यहाँ पे आते थे मॉनसून विंड्स का की हेल्प लेकर के. नाउ एज यू नो मॉनसून मीन्स द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द विंड. सीजन के हिसाब से द विंड्स यूज्ड टू चेंज देयर डायरेक्शन. अब उस टाइम पे जो शिप्स थी ऑब्वियसली दे डिड नॉट हैव इंजन्स, दे डिड नॉट हैव मोटर्स, तो अपने आप तो वो आ नहीं सकते थे. दे हैड टू वेट कि कब शिप विंड का डायरेक्शन चेंज होगा, कब हम आ सकते हैं, कब हम वहां से जा सकते हैं. So if they wanted to reach the west coast of the subcontinent, East Asia से आके, अरेबिया से आके, अगर वो मिडिल ईस्ट से आकर के फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहे हैं इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे उन लोगों को आना है, they had to sail with the south west monsoon. साउथ वेस्ट मानसून की इस तरह से विंड ब्लो करेगा. And they had to build very sturdy ships, very strong ships जो कि लंबी लंबी जर्नीज के लिए उन लोगों को हेल्प कर सके. These are some examples of the Roman coins as you can see जो हम लोगों को साउथ इंडिया में मिले हैं, which shows that there was trade between India and Roman Empire. Now क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं साउथ इंडिया में ट्रेड की, अब उस साउथ इंडिया में there were many coastal kingdoms. कोस्टल किंगडम मतलब डायनेस्टीज which were controlling the coast, जो कोस्ट एरिया को कंट्रोल करते थे. There were many kings in South India में स्पेशली जितनी भी डायनेस्टीज थी, all of them were great naval power. सबकी बहुत अच्छी नेवी थी. Many of them were very rich and powerful. इसका एग्जाम्पल हमें संगम लिटरेचर से मिलता है. अबाउट संगम लिटरेचर वी विल स्टडी इन डिटेल लेटर ऑन. अभी के लिए रिमेंबर संगम पोएम्स में एक वर्ड दिया है मोवेंदर. मोवेंदर मीन्स इट इज अ तमिल वर्ड फॉर 3 चीफ्स. 3 चीफ या 3 किंग्स को जब बोला जाता है दे आर कॉल्ड मोवेंदर. ये कौन 3 चीफ थे?
चोलास, चेरास एंड द पांड्यास। चोला, चेरा एंड पांड्या, ये तीन मेजर डायनेस्टी थी साउथ इंडिया की। इन्हें मिला के कहा गया था मूवेंदर। सो साउथ इंडिया में दे वर द मूवेंदर्स हु वर रूलिंग ओवर द कोस्ट। इन तीनों डायनेस्टीज के पास दो पावर सेंटर होते थे। एक तो इनका कोई कोस्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग सिटी होती थी, और एक इनलैंड में इनकी कैपिटल होती थी। सो दे हैड अ स्ट्रॉन्ग कोस्टल टाउन एंड दे हैड अ स्ट्रॉन्ग इनलैंड कैपिटल। जो टोटल मिला के 6 सिटीज हो गई। अगर आप तीनों डायनेस्टीज की दो दो सिटीज की बात करोगे, आउट ऑफ दी 6 सिटीज, 2 सिटीज स्पेसिफिकली बहुत फेमस थी और बहुत पावरफुल थी। वन वॉज कॉल्ड पोहार और कावेरी पट्टनम। इट वॉज द पोर्ट ऑफ द चोलास। चोलास का पोर्ट था यहाँ पे। चोलास वर वेरी फेमस फॉर हैविंग अ ग्रेट एंड वेरी पावरफुल आर्मी। दूसरा था मदुरई। मदुरई वॉज द कैपिटल ऑफ द पांड्यास, वेरी फेमस फॉर द टेम्पल्स, फॉर आर्किटेक्चर। It was a center of art and those kind of crafts in South India. Now, South India में जो तीन चीफ थे, they did not collect regular tax, रेगुलर टैक्स नहीं लेते थे. In fact, they demanded gifts from the people. लोगों से बोलते थे हमें ये गिफ्ट चाहिए, वो गिफ्ट चाहिए, and people used to give them the gifts. They also had many military expedition पे जाते थे, and they used to collect tribute from the neighboring areas. Neighboring areas उनको tribute भी लेते थे. That is how they had money and that is how उनकी पावर एक्सपैंड हो रही थी। अब इनके बाद अबाउट 200 years later एक और नई डायनेस्टी आती है इन डेक्कन एरिया विच इज कॉल्ड द सतवाहनास। आई विल शो यू ऑन द मैप वेयर द सतवाहनास वर। सतवाहनास के जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे, ही वाज कॉल्ड गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी तक जो आप देखोगे ज्यादातर डायनेस्टीज थी उसमें राजा महाराजा, द रूलर्स, दे यूज्ड टू टेक द नेम ऑफ देयर फादर, अपने फादर के नाम के आगे जोड़ते थे। चोलास में राजा राजावान, राजेंद्र वन, इस टाइप से। बट सतवानास वर द वंस जो अपनी मदर का नाम लेकर के चलते थे। जैसे कि सतवाना के रूलर थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, तो वो गौतमी वॉज द नेम ऑफ हर मदर, हिज मदर। इनके बारे में हमें पता चलता है फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस ऑफ हिज मदर ओनली। The mother's name was Gautami Balashri. He and the other Satvana rulers were called the Lord of Dakshin Path. ये अपने आप को साउथ में जो रास्ता जाता था उसके लॉर्ड मानते थे, बिकॉज दे वर द वंस हु कंट्रोल्ड द पाथ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। किसी को नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आना है या किसी को साउथ से नॉर्थ जाना है, यू हैड टू गो थ्रू द टेरिटरी ऑफ द सतवानास। तो अपने आप को दक्षिण पथ के राजा बोलते थे। They use the same name for the entire South region. ये अपनी आर्मी साउथ ईस्ट वेस्ट सदर्न कोस्ट पे भेजते थे, तो they were a very very powerful kingdom. This is the map, if you can see. This is the region जो सतवाना एम्पायर हुआ करता था. As you can see, it is in the Deccan. मतलब कोई साउथ से नॉर्थ आ रहा है या नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो सतवानास वर द वंस जो कि आपस में बीच में डिवाइड करते थे। नाउ द सिल्क रूट। अभी सिल्क रूट के बारे में यू हेयर इवन टुडे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सिल्क रूट की। सिल्क का इन्वेंशन या सिल्क की डिस्कवरी एक्चुअली हुई थी चाइना में। चाइना में पहली बार स्टोरी, अब पूरा किसी को पक्का नहीं पता है, बट द स्टोरी गोज लाइक चाइना की एक प्रिंसेस थी, उन्होंने बेसिकली देखा कि जो मलबरी ट्री है उसमें क्यों कीड़े लग रहे हैं। सो शी केप्ट ऑन सिटिंग एंड सीइंग कि मलबरी ट्री में क्या हो रहा है। सो मलबरी ट्री की लीव्स है, वो देखती थी कि बहुत छोटे छोटे से कीड़े सिल्क वॉर्म्स हैं, और वो अपने बेसिकली थूक से निकालते थे ककून, और थूक से एक बहुत चमकीला सा दे यूज टू टेक आउट अ थ्रेड एंड दे यूज टू स्पिन इट अराउंड देमसेल्व्स। सो सिल्क वॉर्म्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सिल्क वॉर्म्स अपने अंदर से एक चमकीला सा थ्रेड निकाल रहे हैं, शाइनी थ्रेड इज कमिंग आउट एंड दे आर मेकिंग अ ककून आउट ऑफ इटसेल्फ। That is how China discovered silk. Now China discovered silk, but they did not tell anyone कि silk को कैसे बनाया गया। Everyone wanted silk, especially the rulers of other parts of the world, जो अमीर लोग थे, they wanted to be different, right? सबको लगता है मुझे अलग पहनना है। You don't want to wear the same clothes that your servant wears, right? You don't want to wear the same kind of clothes that people working in your family would wear. You want to wear something different because you want to stand out. That is why the rulers also in Roman Empire, in other empire, they wanted some different kind of clothes. So when they came to know कि silk नाम का एक नया सा क्लोथ आया, बहुत चमकीला सा है, रेशम सा है, it's very shiny. Everyone wanted silk. सबको silk चाहिए था चाइना से। China told everyone, we will give you silk, but we will not tell you इसको बनाया कैसे।
So the route that was taken from China, China से silk transport होता था by road to Europe, Roman Empire. This road taken for silk was called the Silk Route. So Silk Route was a road taken to transport silk from China, जहाँ पे silk बनता था, to other parts of the world in Europe, in Roman Empire specifically. अब silk was very expensive, it was a very prized commodity. अब आप खुद सोचो आज के टाइम पे if you are transporting gold from India to Europe by road, धीरे धीरे करके आप जा रहे हो camels पे या फिर on horses, obviously someone will come and take it away. Obviously you will be attacked because it is very expensive and everyone wants it. Same was happening with the silk. Silk भी जब जाता था silk route से, there were a lot of dynasties that used to loot the silk in between. There were a lot of attacks on the silk. So ये बहुत dangerous रास्ता था. That is why at that time many dynasties came up. कई सारी dynasties आ गई जिनका एक ही काम था. Their job was they used to take money from the traders silk route पे and they used to give protection to the traders. They used to tell the traders कि हम आपसे पैसे लेंगे, in return we will provide protection, आपकी silk को कोई छेड़ेगा नहीं. So as you can see, people demanded money for allowing traders to pass through and in return they provided protection. कई सारे ऐसे करके डायनेस्टीज आना शुरू हुई. द बेस्ट नोन वर द कुशानास. जो कुशानास जो इंडिया भी आए थे उसके बाद रूल करने के लिए, दे बिकेम फेमस फ्रॉम दिस. दैट इज हाउ दे हैड सो मच मनी. जब कुशानास इंडिया आए, इनफैक्ट द फेमस स्टोरी अबाउट कुशानास इज व्हेन दे केम टू इंडिया दे इशूड अ लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स. उनके पास काफी सारे गोल्ड कॉइन्स थे, मतलब बहुत सारा गोल्ड था कुशानास के पास. Now the reason is कि कुशानस के पास इतना गोल्ड कैसा आया, how were they so powerful and how were they so rich? Because कुशानस का यही काम था. वो गुंडे थे, आप कह सकते हो दादा जो होते हैं, they used to protect traders in the Silk Route. Silk Route में traders से वो पैसे लेते थे, गोल्ड लेते थे. In return they used to protect the traders in the Silk Route. And then the Kushanas came to India, as we had discussed in the last class also. Kushanas of India, they had two centers of power, Peshawar and Mathura, and they adopted Buddhism mainly. This is a rough map of the Silk Route. यहाँ से शुरू होके by road, if you can see, पूरा इंडिया के नॉर्थ से होते हुए, this is how it used to go. China is now trying to revive that Silk Road by building infrastructure that connects China to Europe. In fact, there is a railway line that connects from China to Spain right now. एक रेलवे लाइन ऐसी है जो 9 दिन में ट्रेन चाइना से स्पेन पहुंच जाती है. सो चाइना इज बिल्डिंग दैट प्रोजेक्ट, इसको सिल्क रूट भी कहा गया. नाउ दिस एरा आल्सो सॉ द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, मेनली बिकॉज ऑफ मेनी रूलर्स उस टाइम के जो बुद्धिज्म को अपनाने लगे थे. वी हैड रेड अबाउट हाउ अशोका हैड एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वाज अ कुशाना रूलर, द मोस्ट फेमस वन कनिष्क. और कनिष्का वाज द वन हु अडॉप्टेड बुद्धिज्म. इनफैक्ट इन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी. He invited Buddhist scholars to discuss important matters about Buddhism. Ashwaghosh, who famously wrote Buddha Charitra, Buddha Charitra means biography of Buddha, was in the court of Kanishka. Ashwaghosh and other Buddhist scholars now started writing in Sanskrit language. So after Buddha died, Buddhism was also changing. Earlier, when Buddha was alive, he used to teach in Prakrit, in the language of the common people. But now the Buddhist scholars were writing in Sanskrit, so they were becoming elite. एक नया form of Buddhism आ गया था called the Mahayana Buddhism. So Buddhism was now divided into Heenyan and Mahayana. Now what is Heenyan? Heenyan और Mahayana में difference ये था. Earlier, Buddha कोई statue नहीं थी बुद्ध की. There was no statue of Buddha. There was no face of Buddha. Buddha was remembered through his symbols. Symbols हुआ करते थे. For example, enlightenment अगर शो करना है बुद्ध का, तो पीपल ट्री का स्कल्पचर बनाया जाता था. अगर वो घर से निकले हैं तो वो बेसिकली चक्र बनाया जाता था कि दैट द लाइफ हैज मूव्ड ऑन. सो बेसिकली अलग अलग सिंबल्स से डिस्प्ले किया जाता था हाउ बुद्ध एंटर्ड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, बट देयर वाज नो स्टैच्यू ऑफ बुद्ध. बट नाउ महायान बुद्धिज्म जब आया आफ्टर कनिष्क केम इन, स्टैच्यूज ऑफ बुद्ध वर नाउ मेड अप. धीरे धीरे करके बुद्ध की स्टैच्यूज बनना शुरू हुई. इंटरेस्टिंगली अगर आप बुद्ध की स्टैच्यूज देखोगे, दे आर वेरी सिमिलर. जो उस टाइम बनी थी, दे आर वेरी सिमिलर टू द स्टैच्यूज ऑफ द ग्रीक गॉड्स.
जैसे ग्रीक गॉड्स की स्टैचूज बनती थी वैसे ही बुद्ध की स्टैचू बनती थी, वैसे फेस, वैसे बाल, वैसे एक्सप्रेशन। क्यों? बिकॉज सम ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्टैचूज ऑफ बुद्ध जो इंडिया में बनी थी वो ग्रीक्स ने बनाई थी। इंडो ग्रीक्स जो इंडिया में आए थे, दे वर द वंस हु स्टार्टेड मेकिंग स्टैचूज ऑफ बुद्ध। अब उन्होंने बुद्ध को देखा तो था नहीं, किसी ने देखा भी होगा तो फोटो तो खींच के रखी ही थी, हाउ वुड दे नो बुद्ध कैसे लगते थे। सो दे देयर आइडिया वाज जैसे हमारे गॉड्स हैं वैसे बुद्ध लगते होंगे, बिकॉज ही वाज आल्सो कंसिडर्ड एज अ गॉड। So that is why the statues of Buddha, if you see the earlier statues, वो Greek gods की तरह ही लगती थी. Many of that statues are made in Mathura, many of them are made in Takshila and in other places also. एक और जो नया चेंज आया महायान बुद्धिज्म में वो था बोधिसत्व में. Bodhisattva were the followers of Buddha, those people who had attained enlightenment. Followers of Buddha जिन्होंने enlightenment attain कर लिया है. पहले क्या होता था, once you attain enlightenment attain करने के बाद बोधिसत्व they used to now meditate in peace, जंगलों में चले जाते थे, they did not used to live with other people. अब अलग हो गया, now bodhisattvas used to remain there and teach other people. खुद एनलाइटमेंट अटेन करने के बाद ऐसा नहीं है कि अब जंगलों में चले जाएंगे, दे विल गिव अप लाइफ, दे विल रिमेन विद द पीपल एंड दे विल नाउ टीच देम. This was the difference in the approach of bodhisattvas. Also now bodhisattvas are also worshipped, not just Buddha. So worship of bodhisattvas became popular. Buddhism of Central Asia, China, Korea, Japan, इन जगह भी फैलना शुरू हो गया. Many of the caves were now made on order of kings and queens, merchant, farmers. कई सारे caves बनने लगे, monastery, as I told you earlier in the last lecture. कैसे Buddhist monks के आराम करने के लिए caves were made, they were now given a lot of attention by the rulers. सारे के सारे rulers उनको काफी help करते थे. Also, apart from this, वेस्टर्न घाट में काफी सारी caves बनाई गई. वेस्टर्न घाट में passes के आसपास ही, वेस्टर्न घाट में क्यों caves बनाई जाती थी? There are different types of mountains. Mountains अलग अलग टाइप के होते हैं. Western Ghat are those types of mountains जहाँ पे carving is very easy. The rocks are not so hard. Himalayas etc. are very very hard rocks. So Western Ghat में mountains हैं, वहाँ के rocks are not very hard. इसीलिए उनको carve out करना, caves बनाना was much easier. So Deccan में इसलिए कई सारे caves बनाए गए, especially passes में. Passes मतलब अगर ये mountain ranges है तो बीच में यहाँ से वहाँ जाने के लिए नीचे रास्ता होता था. These are called passes. Buddhism now was also spreading to southeast, that is Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Southeast Asia and Indonesia. Buddhism का एक और वर्जन आने लगा बाहर जाके इंडिया से, that was called Theravada Buddhism. इंडिया से बाहर in Indonesia, Thailand, Myanmar, Sri Lanka, Theravada Buddhism also became very famous. Now, one of the other important accounts जो हमें मिलता है, with the archaeologists have found out about India's history is through the pilgrims. A lot of people came to India और अलग-अलग accounts वो छोड़ के गए हैं. They have written books, manuscripts और उनसे काफी कुछ पता चलता है. Some of the best known people who came to India were Chinese Buddhist pilgrims such as Faxian. ये 1600 years ago आए थे. Then Huanzang, he came about 1400 years ago. I King about 50 years after Yuan Zhang. All of them left an account of their journey. अलग अलग रूलर्स के टाइम ये लोग आए थे. For example, Hyun Sang also came. Hyun Sang came at the time of Harsha. He wrote about how Harshvardhan was ruling. Now, all of them wrote about the dangers that they encountered in their travel. कैसे monastery उन्होंने visit की थी. They also tell about the rulers of that time, कैसे rule किया करते थे. And they also carried many books with them. For example, Yuan Zhang took the land route back to China. वापस जाते जाते चाइना गए थे ये लैंड से. कई सारी बुद्धा की स्टैच्यूज गोल्ड से बनी हुई, सिल्वर से बनी हुई वो लेकर के गए थे. Many manuscripts were taken. और जब वो जा रहे थे रास्ते में many of them were lost when his boat overturned. उनकी बोट ओवरटर्न हो गई और काफ़ी कुछ उनसे वहाँ पे manuscript उनकी खो गई थी. After he went back, he spent rest of his life translating manuscript from Sanskrit to Chinese. तो उन्होंने वापस जाके कई सारी manuscript जो लेकर के गए थे, he kept on translating them from Sanskrit to the Chinese language. This was also a time when the Bhakti movement was beginning. Now Bhakti movement was, see, at that time तब तक के लिए हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा एक rigid religion माना जाता था कि हिंदुइज्म प्रैक्टिस करना बहुत आसान नहीं है, कास्ट सिस्टम है, सबको अलाउड भी नहीं था. Buddhism, on the other hand, was much easier, so people were attracted towards Buddhism. So इसीलिए अब हिंदुइज्म में भी चेंजेस आना शुरू हुए थे.
These changes were in the form of bhakti movement. Means anyone can connect with the God if he or she loves the God. This was the bhakti movement. Deities such as Shiva, Vishnu, Durga, इन सब की पूजा होने लगी थी. They became very popular. Anyone rich, poor, low, high class, किसी को भी भक्ति में आना अलाउड था. भक्ति emphasize on worship of one single God. कोई sacrifices नहीं, बहुत बड़े बड़े ritual नहीं, just devotion to one single God with pure heart. That is what the bhakti movement was. ये bhakti movement था. So bhakti movement was कि आपको कोई ritual sacrifices नहीं करने हैं, आपको केवल अपना भगवान मन में बनाना है, and you have to completely devote to him or her. Bhakti saints ने कई सारे sculptures लिखे बनाए, many poetries were written, many architectures were also made by the Bhakti saints. Bhakti saints believed in the idea of worshipping the God, loving the God, and not being scared of the God. Now, as always, I have a couple of questions from you for this particular part. First question is, what is the meaning of the term Movendar as used in Tamil? Take 10 seconds to try and answer this question. As you know, we had studied Movendar referred to three chiefs, that is the Cholas, the Cheras, and the Pandyas, written in the Sangam poems. Then we have a question, which of these is true about Chola, Cheras, and Pandyas? First, Pohar, that is Kaveri Patnam, and Madurai were the famous or important centers of power. This is absolutely correct. Pohar was with the Cholas, Madurai were with the Pandyas. They demanded and received gifts from people instead of collecting taxes. This also is correct, as we have studied. So both the statements are correct here. EduRev Infinity is an excellent platform prepared by the UPSC experts and has more than 10,000 questions for your practice and ready-made downloadable notes for your UPSC preparation. Thank you so much for watching the video.